सो फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होती है सर? एनी इन्वेस्टमेंट इन इंडिया विच हैज इट्स सोर्स एनी अदर कंट्री, कोई दूसरा देश। द फॉरेन मनी कैन बी इन्वेस्टेड इन इंडिया। कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है? फॉरेन कॉर्पोरेट, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियां बाहर की, नेशनल्स एंड एनआरआईज, ठीक है, नॉन रेजिडेंट इंडियंस जिसको बोलते हैं, ठीक है। द मनी कैन बी इन्वेस्टेड इन शेयर्स, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। ऑनरशिप, मैनेजमेंट और कोलैबोरेशन, जैसे कोलैबोरेशन होती है, दो कंपनियां मिलके कोलैबोरेट करती हैं, ठीक है, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है। जैसे क्या कहते हैं, हीरो होंडा कंपनी थी, हीरो यहाँ की, होंडा बाहर की, ठीक है। तो इस तरह से, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लासिफाई फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनटू फॉलोइंग फॉर्म्स, ठीक है, जैसे कि एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर, और लास्ट वन इज एनआरआई, दैट इज नॉन रेजिडेंट इंडियंस, ठीक है। अलग अलग तरह के फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। एफडीआई क्या होती है, एफआईआई क्या होती है, क्यूएफआई क्या होता है, ओके। और मनी कौन कौन इन्वेस्ट कर सकते हैं? फॉरेन कॉर्पोरेट्स कर सकते हैं, नेशनल कर सकते हैं। किस फॉर्म, कहाँ कहाँ कर सकते हैं? शेयर मार्केट में, प्रॉपर्टीज में, ओनरशिप, मैनेजमेंट और कोलैबोरेशन, ओके। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, जैसे कि मैंने इसमें लिखा हुआ है कि चेंज इन 2020, 2020 में एफडीआई इनफ्लो कंपेयर टू 2019, ठीक है, परसेंटेज वाइज इंडिया में 13% एफडीआई इनफ्लो बढ़ा है 2020 में। आप देख सकते हो इंडिया में बढ़ा है, जापान में भी बढ़ा है 9%, चाइना में बढ़ा है 4%, सऊदी अरेबिया में बढ़ा है 4%, बाकी कंट्रीज में आप देख सकते हो, ठीक है, इवन की यूएस में भी देख सकते हो एफडीआई इनफ्लो क्या हुआ है, घटा है, ओके। तो ध्यान रखोगे, द रीजन बीइंग इज दे हैव वेरी स्ट्रिंजेंट लॉज, और दे ऑल आर डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। अभी उनको जरूरत नहीं है बाहर से वो उनके देश में निवेश करे, हमारा देश डेवलपिंग में आता है, इसलिए इनफैक्ट चाइना भी फास्ट डेवलपिंग कंट्रीज में आता है, दैट्स व्हाई पीपल आर कीन टू इन्वेस्ट इन आवर कंट्री, ओके। तो जैसे कि देख सकते हो इंडिया में 13% बढ़ा है, ठीक है। प्रीलिम्स में दे में आस्क यू कि इंडिया में एफडीआई इनफ्लो 2020 में बढ़ा है या घटा है एज कंपेयर टू 2019? द आंसर इज यस, बढ़ा है, ओके। कितने परसेंट बढ़ा है? 13% बढ़ा है। उसके बाद नेक्स्ट है सर आपका, सबसे पहला पढ़ते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नाम से क्लियर है, डायरेक्ट वर्ड यूज हो गया इसमें, डायरेक्ट वर्ड। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? जब बंदा खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, सपोज करो कि मैं यूएस से हूं, मैं इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो मैं खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व हूं, ठीक है, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हूं, यानी कि मैंने उसकी शेयर नहीं खरीदे, सीधा उसका प्रोडक्शन के ऊपर मेरा अधिकार है, या टेक्नोलॉजी के ऊपर या मैनेजमेंट के ऊपर, ठीक है। तो पढ़ते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है। इट रेफर्स टू डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनटू प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ठीक है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुई आपकी प्रोडक्शन, सपोज करो मेरा यूनिट था कोक बनाने का, यूएस में मेरा यूनिट था कोका कोला बनाने का, तो अभी मैं सेम प्लांट इंडिया में भी खोलना चाहता हूँ कोका कोला कंपनी का, ठीक है। तो वहां पे प्रोडक्शन होगी उसकी कोक कंपनी की, मैनेजमेंट कंट्रोल सारा मेरे पास रहेगा, ठीक है। refers to direct investment into production and management. It can be done either buying a company, या तो मैं सपोज करो मेरी कोई कंपनी नहीं है, या तो मैं डायरेक्ट कंपनी बाय कर लूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने रिलायंस बाय कर ली, ठीक है, रिलायंस खरीद ली मैंने, और उसका मैनेजमेंट कंट्रोल मेरे पास आ गया। या फिर ऑलरेडी जैसे मैंने आपको बताया कोक वाला एग्जांपल, मेरी कोका कोला की कंपनी है, ठीक है, कोका कोला की कंपनी है, और उसको फर्दर आगे मैंने इंडिया में भी इन्वेस्ट कर दिया, कोक की कंपनी है और उसको मैंने फर्दर आगे इंडिया में भी इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। तो इट रेफर्स टू डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनटू प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इट कैन बी डन either buying a company or by expanding operations of an existing business, ठीक है, जैसे कि रिलायंस, सॉरी, जैसे कि कोक, और बाइंग अ कंपनी फॉर एग्जांपल रिलायंस, एग्जांपल यूनिलीवर व्हिच हैज इट्स ओन सब्सिडरी एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हियर via its सब्सिडरी हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है। सपोज जैसे यूनिलीवर कंपनी है, बाहर की कंपनी है, हाँ, फॉर एग्जांपल केएफसी, वेरी गुड। जैसे कि यूनिलीवर कंपनी है, उन्होंने क्या किया कि हिंदुस्तान में, इंडिया में अब एक अपनी सब्सिडरी कंपनी खोल दी, तो उसका नाम क्या रख दिया? हिंदुस्तान यूनिलीवर, ताकि अनपढ़ लोगों को ये लगे हिंदुस्तान यूनिलीवर है तो हिंदुस्तान की ही कंपनी है,
ठीक है, हिंदुस्तान के बंदे ने खरीदी। ऐसा होता है ना, कई बार होता है माइंड मेकअप होता है कि स्वदेशी लेंगे ऐसा, ठीक है। तो एफडीआई ब्रिंग्स क्या लेके आती है, फॉरेन कैपिटल लेके आती है। एक तो बाहर से पैसा आएगा हमारे देश में, पूंजी निवेश होगा, ठीक है। दूसरी टेक्नोलॉजी लेके आएगी। अब मेरी कंपनी थी सपोज करो कोक बनाने की बाहर, ठीक है। अब मैं वो टेक्नोलॉजी लेके आया ना कि भाई ये दो सोडे में पानी मिलाएंगे या रंग मिलाएंगे तो इस तरह से कोक फ्लेवर तैयार हो जाएगा। तो मैं टेक्नोलॉजी लेके आया ना, या और भी किसी चीज की, सपोज फॉर एग्जांपल शैम्पू की हम लोगों ने प्रोडक्शन यूनिट खोला, तो मैं एक टेक्नोलॉजी लेके आया ना कि भैया इससे क्या कहते हैं आपके बाल सुनहरे हो जाएंगे या काले हो जाएंगे, इस तरह के शैम्पूज लेके आया, टेक्नोलॉजी लेके आया। और तीसरा क्या लेके आती है, मैनेजमेंट कंट्रोल, ठीक है, ओनरशिप कंट्रोल। तो बिल्कुल सिंपल सा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है, नाम से क्लियर है। इट रेफर्स टू द डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनटू प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इट कैन बी डन ईदर बाइंग अ कंपनी और बाय एक्सपेंडिंग ऑपरेशंस ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिजनेस। जैसे कि मैम ने बताया केएफसी, केएफसी का मुर्गा पहले बाहर बनता था, उनको लगा कि भैया हिंदुस्तानी तो लेग पीस के बड़े भूखे हैं, ठीक है। आपको पता हो शायद के नहीं कि बाहर के लोग लेग पीस को अच्छा नहीं मानते, वो लेग पीस फेंक देते हैं, वो लेग नहीं खाते। ये इंडिया में ही है लेग पीस खाने की जो प्रथा चली पड़ी है, ठीक है। जो देखते हो ना तुम्हारे जैसे लोग, भाई टांग डाल दे, टंगड़ी डाल दे, वो खानी नहीं चाहिए वैसे, तुम्हारे जैसे राल टपका लेते हैं। तो ये बाहर तो बिल्कुल भी नहीं खाते, बाहर ब्रेस्ट खाते हैं, चिकन ब्रेस्ट खाते हैं, ठीक है। क्यों खाते हैं, क्योंकि चिकन ब्रेस्ट में ही असली प्रोटीन होता है, वो स्वाद के लिए खाते हैं टंगड़ी तुम्हारे जैसे लोग, ठीक है। खैर हमने तो खानी छोड़ दी है, एनीवेज। सो इट कैन बी डन ईदर बाय बाइंग अ कंपनी और बाय एक्सपेंडिंग ऑपरेशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिजनेस, ठीक है। एग्जांपल यूनिलीवर व्हिच हैज इट्स ओन सब्सिडरी एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हियर वाया इट्स सब्सिडरी हिंदुस्तान यूनिलीवर। एफडीआई ब्रिंग्स फॉरेन कैपिटल, टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। तीन चीजें लेके आती है, पेपर में आया हुआ है प्री में क्वेश्चंस कि एफडीआई क्या लेके आएगी, सीधा फॉरेन कैपिटल लाएगी, टेक्नोलॉजी लाएगी और मैनेजमेंट कंट्रोल लाएगी। ओके, समझ आया। हाँ यार मैंने छोड़ दिया यार, नए साल से ना किसी किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, ठीक है। बाकी तुम लोग खाते हो तो अच्छी बात है, मैं तुम्हारे को मना नहीं कर रहा। मैम मुम ने नहीं कुछ कहा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा दिल है, मैंने नहीं खाना, मेरी मर्जी। हाँ, मैम की ऐसी की तैसी। मैम कौन होती है कहने वाली? नहीं 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 नहीं, कसम वसम। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर। ऐसा कुछ नहीं है। ये अपनी यार, मेरे को खुद इनलाइटनमेंट हुई, एक दिन मैं बैठा था पेड़ के नीचे तो मेरे को इनलाइटनमेंट हुई महात्मा बुद्ध की तरह कि नॉनवेज नहीं खाना, ठीक है। तो ये कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो कि बाहर की कंपनीज हैं जो हमारे इंडिया में, जैसे कि नोकिया होगी आपकी, नोकिया तो बेचारा खत्म ही हो गया। आपको शायद पता हो कि वो जो एंड्रॉयड था ना, वो नोकिया का ही था आइडिया, ये सैमसंग ने चोरी कर लिया था। आईबीएम, सैमसंग, एचपी, सिटी बैंक, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, होंडाई, कोक, वॉलमार्ट, एलजी। ओके, सो दीज आर द कंपनीज, आपको इनके नाम भी सुने होंगे आपने शायद। ओके, तो ये कंपनीज हैं कुछ बाहर की जो इंडिया में अच्छा इन्होंने कारोबार फैला रखा है। ओके, मैम को बुलाए हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नेक्स्ट जो हमारा स्लाइड है वो किसके बारे में, प्रोहिबिटेड सेक्टर्स इन एफडीआई। ठीक है, आपने कहा कि ठीक है सर हमारे देश में कोई बाहर से बंदा आके हमारे देश में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ठीक है, आपकी बात समझ आ गई। कुछ सेक्टर सर ऐसे भी होंगे कि जिसमें प्रोहिबिशन होगी, जिसमें नहीं इन्वेस्ट कर सकता। ये तो नहीं कि हर चीज में इन्वेस्ट कर लेगा, है ना। ऐसा तो नहीं, अगर बाहर, अगर हमारे देश की हर चीज में इन्वेस्टमेंट करने लग जाए, अगर कोई बाहर से आके, ठीक है, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि इन फ्यूचर में कोई उसकी मोनोपोली हो जाए बाहर के किसी देश की, है ना, क्योंकि वो ऑलरेडी डेवलप्ड है, उनके पास अच्छा खासा पैसा है ना। फिर वो ईस्ट इंडिया कंपनी वाला काम हो जाएगा, है ना। तो इसलिए गवर्नमेंट ने कुछ प्रोहिबिटेड सेक्टर्स रखे हैं जहां पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है, ठीक है। वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं, पहला सर लॉटरी बिजनेस। लॉटरी बिजनेस, लॉटरी समझते हो, लॉटरी,
वो निकलती है वो पंजाब केसरी में, दैनिक भास्कर में, इस तरह से पता नहीं वीकली निकलती है, महीने में निकलती है, ऐसा कुछ होता है ना। तो लॉटरी बिजनेस पहला, इसमें नहीं कर सकते। दूसरा, गैम्बलिंग और बैटिंग इंक्लूडिंग कसिनोस। हाँ, दिवाली बम्पर। हाँ, गैम्बलिंग है, मैम ने लग रहा है लगा रखी है लॉटरी, मैम को बड़ा पता है दिवाली बम्पर। तो गैम्बलिंग एंड बैटिंग इंक्लूडिंग कसिनोज एटसेट्रा। चिट फंड्स, चिट फंड्स समझते हो? वो कंपनीज होती हैं, वो 8-10 लोग इकट्ठे मिलके वो करते हैं, क्या कहते हैं अपना, इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऐसे कमेटी नहीं डालते, कमेटी। वॉइस प्रॉब्लम, वॉइस प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए यार, यहाँ तो सब ओके है, ऑल ओके ना। अगर आपको लगे ना कि सिर्फ आपको वॉइस प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब कि आप ही के उसमें कुछ दिक्कत आ रही है, आप ही के नेटवर्क में कोई दिक्कत आ रही है, तो एक बार नेट ऑफ करके दोबारा से ऑन कर लीजिए करें। ठीक है देवी जी? हाँ, चिट फंड्स, लक्ष्मी चिट फंड का नाम आपने सुना होगा, फिर हेरा फेरी में 21 दिन में पैसा डबल। ठीक है, इंडिया में ना, इंडिया में क्या, इनफैक्ट दुनिया में देर इज अ 95% पीपल इन दिस वर्ल्ड जो बेवकूफ बन सकते हैं। ठीक है, और बाकी के 5% हैं जो बेवकूफ बना रहे हैं। ठीक है, तो आपको डिसाइड करना है कि आप ये 95% वालों में हो या 5% वालों में हो। अगले को धोखा दे के रखना है, मतलब उसको बेवकूफ बना के रखना है अपने सामने वाले को। पड़ोस में पूछे कि आंटी पढ़ाई कर रहे हो? नहीं आंटी, मैं तो बस मजे ले रहा हूँ, बस जिंदगी के मजे ले रहा हूँ। किसी को बताना ही नहीं हमने कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं नहीं कर रहे। ठीक है, अगर किसी को बता दोगे ना तो वो आपको बार बार पोक करेगा। अपनी बुआ को बता दो, अपनी मासी को बता दो, बार बार फोन करके पूछेगी, हाँ निकला कि नहीं निकला, ये शिवम का पेपर निकला कि नहीं निकला, ये उत्तरा का पेपर निकला कि नहीं निकला, तमन्ना इस बार प्रीलिम्स में क्या बना, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। बार बार मजे लेंगे, सीरियसली कभी नोट कर लेना। हाँ आई स्वेयर, मेरा क्या कहते हैं, +2 बोर्ड का था एग्जाम। मेरी बुआ भाई आज तक फोन नहीं आया उसका जिंदगी में। ठीक है, 12वीं का पेपर का जिस दिन रिजल्ट आना था ना, पता चला कि आज बोर्ड के एग्जाम्स का रिजल्ट आना है, सुबह भाई 7 बजे फोन आया, एक काम करो उसका दीपांशु का क्या बना रिजल्ट का। तो मम्मी कहते हैं अभी देखने नहीं गया। अरे एक काम करो, हम नेट चल रहा है हमारे घर, उस टाइम ना नेट किसी किसी के घर में होता था, +2 की बात बता रहा हूँ। तो कहते हैं कि हमारे घर में नेट चल रहा है, रोल नंबर बोलो, मैं फटाफट यहाँ पे निकाल देती हूँ। और यहाँ अंदर भाई साहब पूरी, मतलब समझ रहे हो बंदे को कितना वो होता है कि अरे यार पता नहीं क्या बनेगा मेरा, है ना। उनको उस टाइम पे बड़ी, क्योंकि उनको ना मौका चाहिए होता है कि अभी कैसे इसका मजा कैसे लें। और जैसे तुमने कह दिया कि भैया क्या कहते हैं, मतलब 12वीं के बोर्ड में हम तो फेल हो गए, उनको इतनी दिल में तसल्ली मिलेगी ना भाई साहब, कुछ कहने की हद नहीं। तो आपको ना बेवकूफ बना के रखना है। तो जैसे कि पॉलिटिशियंस करते हैं, ठीक है, जैसे कि पॉलिटिशियन करते हैं, पॉलिटिशियन जनता का बेवकूफ बनाते हैं। एक साल पहले, इलेक्शन के एक साल पहले इतने बढ़िया बढ़िया काम करेंगे ना, एकदम भाई सबका साथ सबका विकास, ये वो फलाना ढिमकाना, ठीक है, वो पूरा खुश करके रखेंगे। लेकिन जैसे ही सत्ता में आ जाएंगे, जैसे ही पावर में आ जाएंगे, तो बस फिर बेवकूफ बनाना। तो लेकिन आपने किसी का बेवकूफ नहीं बनाना है, आपने मतलब कि इस तरह का बेवकूफ बनाना है कि किसी का नुकसान ना हो। समझे मेरी बात? रिजल्ट मेरा बढ़िया था, 70% मार्क्स आए थे मेरे। ठीक है, तो उसके बाद बुआ को ना फोटो भेजी थी मैंने रिजल्ट की, ये देख ले बुआ। उसके बाद बुआ कहती, हाँ ठीक है, मेरे बच्चों के भी 75% आए थे, तो कोई बड़ी, कोई तूने बड़ा तीर नहीं मारा। मतलब वो बस उनको ना थोड़ा सा रहता है कि किस तरह से इसको पोक करें बार बार, मतलब क्या करें। दिल्ली गया हुआ था, तो जैसे सपोज प्री क्लियर हुआ मेरा, तो अब मम्मियां ना बता देती हैं, मम्मियों को होता है कि मैं अपने बच्चे को किसी का फोन आए, वो पूछते रहते हैं ना क्या हुआ, कितने टाइम से तैयारी कर रहा है, क्या बना। तो मम्मी बेचारी, उसका ना प्रीलिम्स क्लियर हो गया। बुआ एकदम शॉक में, अच्छा प्रीलिम्स क्लियर हो गया। फिर थोड़ी देर बाद फोन आया, प्री तो सबका क्लियर हो जाता है, मेंस क्लियर होगा तो फिर देखेंगे। अच्छा, मम्मी कह रही, बुआ कह रही थी मेंस क्लियर होगा तब देखेंगे, ये प्री में कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद ना मेंस क्लियर हुआ कि ना इसका ना
दीपांशु का ना मार्च में ना इंटरव्यू है, तो अभी उसकी तैयारी कर रहा है। तो फिर कहते मेंस तो सबका क्लियर हो जाता है, इंटरव्यू में देखेंगे, इंटरव्यू में तो बड़े पैसे पूसे लगते हैं, देख लेंगे उस टाइम। इसको देख लियो, पैसे वैसे हैं तुम्हारे पास। मतलब पूरा डरा दिया कि अभी अगले को दिमाग में आ जाए भाई तेरा तो क्लियर ही नहीं होना, तू जो मर्जी कर ले। और इनका ऐसा है कि कल को सपोज क्लियर भी हो जाए ना, इन्होंने कहा ना अरे आईएएस यूएस भी कोई जॉब है क्या, ये तो ऐसे ही है। मतलब कहने का मतलब ये है भाई साहब, आप ना जिंदगी में ना एक छोटी सी ना मेरी बात एक गांठ बांध लो, जिंदगी में कभी किसी को खुश नहीं कर सकते आप, याद रखना। अगर आप सोचोगे कि मैं सबको खुश करूंगा, भाई मैं अच्छे कपड़े पहनूंगा तो लोग मेरे से इंप्रेस होंगे, या मैं तोता परी बन के जाऊंगी तो इंप्रेस होंगे, नहीं सर, हो ही नहीं सकता कभी। कोई ना कोई आपकी कमी निकालने वाला पड़ा ही है। और जितनी एक्सपेक्टेशन रखोगे ना लोगों से कि हाँ यार भाई ये भी मेरा हो जाए, वो भी मेरी हो जाए, ये मेरे से इंप्रेस हो जाए, वो इंप्रेस हो जाए, ऐसा नहीं होगा। और जिंदगी में याद रखना, जो इंसान आपकी लाइफ में आया है ना वो जाएगा जरूर, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे वो आपका बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, या कोई भी हो, इवन की कोई ब्रदर सिस्टर का भी रिलेशन हो, देर इज अ पॉसिबिलिटी कि कभी ना कभी आपकी लड़ाई होगी होगी। ठीक है, तो किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। जिंदगी में याद रखना, अपने आप को सेटिस्फाई करना है आपने। अगर मेरा ये मानना है कि अगर सपोज करो मेरा सपोज करो फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री नहीं होता, तो मैंने मैंने सिर्फ ये देखना है कि मैंने सेकंड अटेम्प्ट में प्री निकाला, इसका मतलब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट से सेकंड अटेम्प्ट में मैंने ज्यादा मेहनत की है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब अपने आप को इंप्रूवमेंट करनी है, ये नहीं देखना कि मैंने निकलना आगे। मेरे को मैं सेटिस्फाई हूं ना कि मैंने अपनी इंप्रूवमेंट की है, मेरा पहले में नहीं हुआ था, दूसरे में हुआ, दूसरे के बाद तीसरे में मैंने मेंस लिखा है ना। तो इस तरह से इंप्रूवमेंट देखनी है अपनी, ये नहीं कि उसने कह दिया कि तेरा हुआ ही हो ही नहीं रहा। यार मेरी तो सेटिस्फेक्शन हो रही है ना, मैं कितना नालायक था, मेरे को यही नहीं पता था कि इंडिया एशिया में आता है या कहाँ आता है। जनरली नहीं पता होता सीरियसली लोगों को, है ना। लेकिन जब यूपीएससी की तैयारी करते हो तब आपको पता चलता है कि अच्छा यार ये चीजें भी हैं, है कि नहीं यार, मानते हो कि नहीं। युगांडा कहाँ पे है, सीशल्स कहाँ पे है, मेडागास्कर कहाँ पे, स्ट्रेट्स भी होती हैं, ओशियन भी होते हैं, पॉन्ड्स भी होते हैं। अच्छा ओशियन पॉन्ड अलग अलग होते हैं, सागर अलग होता है, झील अलग होती है, लेक्स अलग होते हैं, है ना। तो कहने का मतलब है कि अपनी इंप्रूवमेंट देखो यार, कि मेरी फ्लुएंसी में, इवन कि अभी मैं गारंटी दे सकता हूं, अगर आप 3 साल, 2 साल कम से कम, 2 साल अगर कायदे की तैयारी कर लोगे ना आप यार, जरूरी नहीं, भगवान ना करे, गॉड फॉरबिड, अगर आप सिविल सर्विसेज आपका नहीं होता, देयर आर एम्पल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, एम्पल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, बिलीव मी। हाँ ये बात सही बोली, पॉजिटिव लोगों के आसपास रहना चाहिए, बट आपको पता होना चाहिए वो पॉजिटिव कौन कौन है। ठीक है, जैसे अकबर 9 रत्नों के पास रहता था, ठीक है, नवरत्न थे उसके। क्यों? क्योंकि वो उसको हमेशा मोटिवेट करते थे, उसको सही सलाह देते थे। लेकिन अगर मूर्खों के पास रहोगे ना, जो लोग आपकी टांग खींचेंगे, आपके कई दोस्त भी होते हैं यार बड़े घटिया कहीं के, ऊपर से कुछ होते हैं, मैं बिल्कुल कट ऑफ कर दिया। आई स्वेयर मेरे सिर्फ एक दो दोस्त हैं, सिर्फ एक दो दोस्त। इवन कि उन नेगेटिव लोगों के फोन आते हैं, मैं फोन भी नहीं पिक करता। इस तरह का एटीट्यूड बना के रखो। एक आपको ना बड़ी जबरदस्त चीज बताऊंगा, 1 करोड़ रुपए की बात है, 1 करोड़ रुपए की, याद रखना, बताऊंगा लेक्चर के बाद। 1 करोड़ रुपए की बात है, 1 करोड़ क्या, सही बताऊं तो उसका मूल्य ही नहीं है, प्राइसलेस बात है वो। और अगर आपने उसको इंप्लीमेंट कर लिया ना सर, वट एवर यू डिजायर, जिंदगी में कुछ भी मांगोगे, कुछ भी, चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो मटेरियलिस्टिक चीज हो, या कोई गैजेट्स हो, कुछ भी हो, कुछ भी, यू विल अचीव दैट थिंग, बिलीव मी। बट द थिंग इज इम्प्लीमेंटेशन, अगर इम्प्लीमेंट करोगे तभी मिलेगा, और पक्का मिलेगा, और 30 दिन के अंदर अंदर मिलेगा, 15 से 30 दिन के अंदर अंदर मिलेगा, इस बात की भी गारंटी है, लिखवा के ले लो मेरे से, साइन करवा लो मेरे से। तो पहले पढ़ लेते हैं लॉटरी बिजनेस, गैम्बलिंग, हाँ कुछ भी कुछ भी। रोल्स रॉयस क्या, रोल्स रॉयस तो छोटी चीज है, जहाज आ जाएगा देवी जी घर के बाहर, जेट आ जाएगा, जेट जेट। अमीरों वाली स्कीम लगी है मेरे हाथ में, सीरियसली। बताता हूँ, पहले इधर इधर ध्यान दो, पहले लेक्चर पढ़ लें। वो होते हैं ना यूट्यूबर्स, कि आपको बताएंगे कि वजन कैसे कम करें, तो पहले शुरुआत की 10-15 मिनट की वीडियो में उल्टी सीधी बकैती करते हैं। हाँ,
ठीक है, और आखिरी के 5 मिनट में वो बताते हैं कि गरम जीरा गरम करके गर्म पानी के साथ सुबह खाली पेट पीना है। और आप पूरी वीडियो का इंतजार करते हो। तो अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा, अभी पहले लेक्चर पे ध्यान देते हैं। प्रोहिबिटेड सेक्टर्स इन एफडीआई पढ़ रहे थे हम लोग। लॉटरी बिजनेस, गैम्बलिंग एंड बैटिंग इंक्लूडिंग कैसीनोस, चिट फंड्स। बैटिंग समझते हो? बैटिंग, सट्टा लगाना, सट्टा पता होगा, आपके आसपास भी कई लोग होंगे जो सट्टा वट्टा लगाते होंगे, है ना। चिट फंड्स, निधि कंपनीज, ये कौन सी कंपनीज होती हैं? एनबीएफसी होती हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ओके, मतलब जो बैंक की तरह ही वर्क करती हैं, लेकिन इसके जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो बैंक की तरह नहीं होता, काम बैंक की तरह ही करती है लगभग। एनबीएफसी होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। और रियल एस्टेट बिजनेस में प्रोहिबिटेड है। कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउसेज नहीं बना सकती। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिगार्स, सिगरेट्स, और एक्टिविटीज और सेक्टर्स विच आर नॉट ओपन टू प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, वो वाली एक्टिविटीज और सेक्टर जो कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन नहीं है, ये सेक्टर सारे क्या हैं? प्रोहिबिटेड है। ठीक है, उसके बाद आता है सर आपका रूट्स। आपको समझ आ गया कि ठीक है सर, हमारे देश में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सर इसका कोई जरिया तो होगा, कोई तरीका होगा। इन्वेस्ट कैसे करेगा? ऐसे कि मुंह उठाए और इन्वेस्टमेंट कर दी? कोई ना कोई तो तरीका होगा, कोई ना कोई रास्ता होगा। तो वो रास्ते कौन से हैं? दो तरह के रास्ते हैं, एक है ऑटोमेटिक रूट और दूसरा है नॉन ऑटोमेटिक रूट, जिसको गवर्नमेंट रूट बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ऑटोमेटिक रूट, इसमें मतलब कि गवर्नमेंट की कोई अप्रूवल नहीं चाहिए आपको पहले। ठीक है, ऑटोमेटिक रूट, अंडर दिस एनआरआई और एनी इंडियन कंपनी not require any approval from government of India for the investment। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई भी अप्रूवल नहीं चाहिए। ठीक है, दूसरा है सर आपका गवर्नमेंट रूट। गवर्नमेंट रूट क्या है? अंडर दिस, प्रायर टू द इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट करने से पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल चाहिए। ठीक है, और प्रपोजल फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट अंडर गवर्नमेंट रूट आर कंसीडर्ड बाय द रिस्पेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई आपको काम है, उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उसका रिस्पेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री देखेगी। ठीक है, यानी जो आईएएस ऑफिसर्स बैठे होते हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, तो वो देखेंगे, या उसका कोई डिपार्टमेंट जो बनाया होगा। ओके, सिंपल है। दो तरह के रूट है, ऑटोमेटिक और दूसरा गवर्नमेंट रूट। ऑटोमेटिक में गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट रूट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले, प्रायर टू द इन्वेस्टमेंट, अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिक्वायर्ड। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं सर। दूसरा आता है सर एफआईआई, जिसको बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, और एफपीआई और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एफपीआई भी बोल देते हैं, एफआईआई भी बोल देते हैं। ठीक है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। ये फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं होती। इनडायरेक्ट इसको क्यों बोलते हैं? सपोज करो सर, मैंने कंपनी खोली है, सपोज करो मेरी कंपनी है रिलायंस की। ठीक है, आप, अब मेरी कंपनी है, आपने कहा कि भैया एक काम करो, मेरे को रिलायंस कंपनी बेच दो। मैंने कहा कि नहीं सर, मैं नहीं बेचना चाहता, आप एक काम कर लो, मेरे कुछ शेयर्स खरीद लो, मेरी कंपनी के कुछ शेयर्स खरीद लो। ठीक है, अब आपने मेरी कंपनी के कुछ शेयर खरीद लिए, यानी मेरी कंपनी में थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर दी अपनी। इसको बोलते हैं सर फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसमें कोई मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं मैंने आपको दिया, सिर्फ आपने मेरी कंपनी के शेयर्स खरीदे। जब वो शेयर्स बिकेंगे या शेयर्स का दाम बढ़ेगा, तो आपको उससे क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यानी जिसमें आप डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुए, इनडायरेक्टली आपने मेरी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया। ओके, द फॉरेन इंस्टीट्यूशन invest in a capital or money market which is not their home country. Such kind of investments are seen in the mutual funds, investment company, pension funds, and insurance houses. This means FII or FPI brings only the capital. सिर्फ पैसा आएगा, यानी मैनेजमेंट भी नहीं आएगी, ना ही कोई टेक्नोलॉजी आएगी। मतलब पैसा इन्वेस्ट किया, सिर्फ पैसा ही आया ना। रिलायंस के अगर मैंने शेयर खरीदे तो सिर्फ हमारे देश में पैसा ही आया,
बाहर से अगर कोई बंदा हमारे देश के शेयर खरीद रहा है, किसी कंपनी के शेयर खरीद रहा है, तो बाहर का सिर्फ पैसा आया, कोई मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं आया, कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई बाहर से, ठीक है। FIIs आर रिक्वायर, उसके लिए आपको किसके साथ रजिस्ट्रेशन करानी है? अगर आपको किसी भी कंपनी के शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना है, हमारे देश की किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन होना चाहिए किसके साथ? सेबी के साथ। सेबी दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आपका होमवर्क है कि आप सेबी के बारे में R&D करोगे, इसके बारे में लिखोगे। सेबी क्या है? सिंपल है, फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब आप मैनेजमेंट नहीं लेके आ रहे, ना ही, हाँ, रेगुलेटरी बॉडी, रेगुलेटरी का मतलब होता है कंट्रोलिंग बॉडी, ओके। तो रेगुलेटरी बॉडी ना देख के, इसको हम ऐसे देखेंगे, स्टॉक मार्केट की जो वो देखती है, क्या कहते हैं अपना, जो जितने भी बाहर के शेयर्स वगैरह जिसने खरीदने होते हैं, जिस भी बंदे ने, ठीक है, तो उसको सेबी के साथ पहले रजिस्टर होना चाहिए, ठीक है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। दोबारा से पढ़ेंगे, FII और FPI क्या है? इट इज एन फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसको फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। द फॉरेन इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्ट इन अ कैपिटल और मनी मार्केट विच इज नॉट देयर होम कंट्री। मतलब दूसरे देश की कंट्री में जाके उस कंपनी के शेयर वेयर खरीदना, या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, इन्वेस्टमेंट कंपनीज में, पेंशन फंड्स में, इंश्योरेंस हाउसेज में, ठीक है। दिस मीन्स FII ब्रिंग्स ओनली द कैपिटल, सिर्फ पूंजी आई है और कुछ नहीं आया। और उसमें क्या आया था, याद करो, हमने FDI में पढ़ा था, उसमें कैपिटल भी आई थी, टेक्नोलॉजी भी आई थी और मैनेजमेंट भी आया था। ये तीन याद रखना, पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है प्री में। FIIs आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर विद सेबी, दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ओके। उसके बाद सर नेक्स्ट चीज आती है आपकी FDI और FPI में डिफरेंस। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, FDI ब्रिंग्स फॉरेन कैपिटल, बाहर की पूंजी भी आ रही है, टेक्नोलॉजी भी आ रही है सर, और मैनेजमेंट कंट्रोल भी आ रहा है। लेकिन FII FPI में इट ब्रिंग्स ओनली द कैपिटल सर, याद रखेंगे, सिर्फ कैपिटल आएगी, ओके। इट इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सपोज करो मैंने अब, मेरी कंपनी थी बाहर, KFC की कंपनी थी, मैंने इंडिया में कंपनी खोल ली कि मुर्गे यहाँ बनेंगे, KFC वगैरह, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगी, कम से कम 3-4 साल की, 4-5 साल की होगी। ये तो नहीं होगी कि एक दिन मुर्गे नहीं बिके तो मैं अगले दिन दुकान बंद करके बैठ गया, है ना। और FII ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, आपने सुना होगा, लोग शेयर खरीदते हैं, फिर निकाल लेते हैं, फिर पैसा दोबारा से किसी और कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं। सुना होगा, आपके घर के आसपास कोई करता होगा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट, या आपका कोई रिश्तेदार, या आपका कोई, खुद ही करते होंगे आप में से कोई, अगर पता हो तो, ठीक है। आपने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा। आज के टाइम में सबसे ज्यादा पैसा शेयर मार्केट में है, मतलब सीरियसली, जिसको नॉलेज है शेयर मार्केट की। तो एक मारवाड़ी लोग होते हैं ना, मारवाड़ी लोग राजस्थान में मिलेंगे आपको, मारवाड़ी लोग गुजरात में मिलेंगे आपको, मारवाड़ी लोग सदरन गुजरात में। तो मारवाड़ी लोग सारे आपके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। मारवाड़ी बड़े समझदार होते हैं भाई। मेरा रूममेट था, मारवाड़ी था, बहुत बहुत ज्यादा दिमागदार, बहुत ज्यादा दिमागदार। आपको उसका किस्सा सुनाता हूँ, मतलब मैं खुद हैरान हो गया था। वो बड़ा तेज दिमाग का था। वो क्या करता था, डेली उसने, वो क्या करता था, मिंत्रा से ना ऑर्डर करता था। सपोज उसने शर्ट मंगवाई मिंत्रा से, मिंत्रा से शर्ट आई 700 रुपए की, ठीक है। उसने 700 रुपए पे किए ऑनलाइन, 700 रुपए की शर्ट आई। अब अब होता क्या है, ऑनलाइन साइट्स में अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं आई, तो उसका दिमाग देखना, कितनी जबरदस्त बात बता रहा हूँ, मतलब इतना शाना दिमाग था उसका। CA भी था, साथ में सिविल सर्विसेज की तैयारी भी कर रहा था, मतलब इतना खतरनाक दिमाग था उसका। खैर उसका सिविल सर्विसेज हुआ नहीं, और CA का भी चल रहा है। तो 700 रुपए की शर्ट मंगवाई। तो जब आप ऑनलाइन कुछ मंगवाते हो, तो उसमें लिखा होता है ना कि अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं आई, तो आप दोबारा से क्या कहते हैं, कोरियर कर दो, वापिस हो जाएगी। और वो पैसे आपके, जो सपोज करो मिंत्रा से मंगवाइए, तो आपका जो मिंत्रा अकाउंट होगा ना, उसके बीच में एड ऑन हो जाएंगे वो पैसे, मतलब वो 700 रुपए, ठीक है। अब वो दोबारा कोरियर करवाने के, सपोज करो आपको कोई चीज पसंद नहीं आई, आपको दोबारा मिंत्रा वालों को कोरियर करवानी है, तो वो मिंत्रा वाले उसके आपको देते थे 100 रुपए एक कोरियर के, ठीक है। तो यानी कि आपके अकाउंट में कितने पैसे आ गए, आपके अकाउंट में आए 800 रुपए।
ध्यान से सुनना, बड़ी जबरदस्त बात है। आपके अकाउंट में आगे, आपके मिंत्रा अकाउंट में, आपके मिंत्रा अकाउंट में आगे 800 रुपए, ठीक है। अब हुआ क्या सर, आपको एक मजे की बात बताता हूं, अब होता क्या सर, कंपनी वालों ने 100 रुपए दिए आपको कोरियर के, लेकिन असली में कोरियर वो होता था सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि शर्ट का वेट बहुत आपको पता होगा, जो कोरियर होता है वेट के हिसाब से होता है, आपको पता होगा कभी कोरियर किया हो, तो वो वेट करते हैं पहले उसका। तो शर्ट होती है हल्की सी, तो होता क्या था, जो कोरियर होता था वो 25 रुपए का होता था, 25 रुपए का सिर्फ। ये दिल्ली की बात बता रहा हूँ आपको, जब मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था, कोरियर होता था 25 रुपए का। यानी आपको इधर कितने पैसे बच गए, 75 रुपए, ठीक है, 75 रुपए बच गए एक शर्ट के ऊपर। वो दिन में सर 20 शर्टें मंगवाता था, 10 से 20 शर्टें, मतलब कोरियर वालों की भी पहचान हो गई थी हमें, मेरे को खास तौर पे, कि अरे यार ये तो वो वाले भैया आ रहे हैं। 20 शर्टें मंगवाता था, तो 10 शर्टों के 750 रुपए और दो 20 के 1500 रुपए, ठीक है। तो 1500 रुपए ये एक्स्ट्रा वो कमाता था, यानी 1500 रुपए उसके किस में जमा हो रहे थे, मतलब रोज के मिंत्रा अकाउंट के। और 1500 को ये ऐसा उसने 3 महीने तक किया, 3-4 महीने तक। 1500 एक दिन के हुए तो 30 दिन के कितने हो गए, 30 दिन के कितने हो गए, 45,000 हो गए, 15 दिया 45, 45,000 रुपए हो गए। भाई साहब उसने क्या किया, वो क्या करता था, ये सारे पैसे उसके इकट्ठे हो जाते थे मिंत्रा अकाउंट में, ठीक है। उसने अब क्या किया, उसको पसंद आई डीजल की जैकेट, डीजल की जैकेट पसंद आई थी, और एक उसको शूज पसंद आए थे डीजल के ना, लॉन्ग शूज थे बहुत जबरदस्त। 15,000 रुपए की जैकेट थी वो, लेस करके, एक्चुअल में वो जैकेट मेरे ख्याल से 21-1 हजार की थी, ऑफ ऑफ करके 15,000 रुपए की जैकेट वो मंगवाई। डीजल के जूते मंगवाए, मतलब 9-9 हजार रुपए का जूता आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड मारवाड़ी दिमाग। तो बात हो रही थी मारवाड़ी के दिमाग की। और खैर उसका भांडा फूटा जब 3 महीने बाद, जब वो कंपनी वालों की जो भी हुई होगी, उनकी ऑडिटिंग वगैरह हुई होगी, तो उन्होंने देखा होगा कि भैया एक ही एड्रेस के ऊपर डेली 20 शर्टें जाती हैं और 20 शर्टें वापिस आ जाती हैं, तो ऐसा क्या दिक्कत हो रही है। तो कंपनी वालों को पता चल गया था। तो खैर एनीवेज वो निकल गया था उस सिचुएशन से, कोई खास बड़ी बात नहीं हुई थी। तो दिस इज हाउ दे प्ले, मारवाड़ी बहुत जबरदस्त है। एनीवेज कम टू द टॉपिक, है ना मजे की बात। मैं खुद हैरान हो गया था, वो मेरे, और ऊपर से क्या हुआ ना, आसपास वो जो बगल वाले फ्लैटमेट थे ना, वो कह रहे तेरा रूममेट तो यार, तुम लोग तो बड़े अमीर हो, वो ऐसे बोलते थे, कह रहे यार तुम लोग तो बड़े अमीर हो यार, तुम तो रोज ही शर्टें मंगवाते हो यार, इतना पैसा कहाँ से आता है। तो वो भी, अक्षय भी कहता, अरे यार पैसा है भाई, अब क्या करें, अब कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करेंगे। और आसपास वाले जला रखे हैं पूरे, समझ रहे हो, मतलब अगले धोखे में डाल रखे हैं, वो सोच रहे हैं भाई साहब इनके पास पैसा कितना है, ये नहीं पता कंपनी का पैसा ही री इन्वेस्टमेंट हो जा रही है, और वो जुड़ ही जा रहा है अकाउंट में। तो आ जाओ, कम टू द टॉपिक। तो मारवाड़ी जो भी दोस्त होगा ना, उससे बच के रहना, बड़ा शाणे दिमाग के होते हैं। तो 5% में है वो भी, अभी डिफरेंस बताया था ना, 95% में जाना है आपको या 5% में जाना है, तो 5%। और 5% में अगर रहना है तो इमोशनल बिल्कुल नहीं होना, इमोशनल हो बट इमोशनल फूल मत बनो। देर इज अ डिफरेंस बिटवीन इमोशनल एंड इमोशनल फूल, ठीक है ना। ये नहीं कि आपका कोई हर्ट करके आपको बेवकूफ बना दे। खुद अपने कभी हर्ट हो ना, तो अपने आप से पूछना, यार कोई मेरा फुद्दू बना सकता है क्या, मतलब तुम इतने फुद्दू हो कि तुम्हारा कोई फुद्दू बना सकता है, अगर हाँ तो ठीक है, तुम फुद्दू बनने के लायक हो, समझे मेरी बात। तो इसलिए हर्ट मत हुआ करो किसी की बात पे, किसी ने मना कर दिया, जा यार तू अब से मेरा दोस्त नहीं है, या तेरे से मैं बात नहीं करती, किसी लड़की ने कह दिया, या जा चल ठीक है ना कर, मेरे पे बथेरे बड़े हैं बात करने वाले, ठीक है। तो कम टू द टॉपिक, एफडीआई और एफआईआई में डिफरेंस बता रहे थे। इट ब्रिंग्स ओनली फॉरेन कैपिटल, टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट, और एफआईआई और एफपीआई ब्रिंग्स ओनली कैपिटल, ओके। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, ठीक है ना। शेयर मार्केट में थोड़े टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं लोग, फिर दूसरी कंपनी में कर दिया,
देखा शेयर इस कंपनी के ज्यादा बढ़ रहे हैं तो उठा के उधर कर दिया, ठीक है, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। इसमें इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल एसेट्स, ठीक है ना, आपको कंपनी बाय करनी है, आपको लैंड खरीदनी पड़ेगी, केएफसी की कंपनी खोलनी है तो फिजिकल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट होगी। इसमें फाइनेंशियल एसेट्स में ये शेयर्स वगैरह ये सब सारे क्या हैं, फाइनेंशियल एसेट्स हैं। ओके, इसका एम क्या है, टू इंक्रीज एंटरप्राइज कैपेसिटी। सपोज ऑलरेडी आपकी कंपनी है, उसकी कैपेसिटी बढ़ाना, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना और चेंज द मैनेजमेंट कंट्रोल चेंज करना। ओके, इसका एम क्या है, टू इंक्रीज द कैपिटल अवेलेबिलिटी, कि शेयर मार्केट में पैसे, शेयर्स बढ़े तो पैसे बढ़ गए, तो एम क्या है बेसिकली, टू जो मैंने कैपिटल इन्वेस्ट किया उसमें इंक्रीमेंट हो जाए, टू इंक्रीज द कैपिटल अवेलेबिलिटी। वेरी सिंपल। उसके बाद है सर आपका QFI, दैट इज क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर। क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर को जरूरत नहीं होती सर सेबी के पास रजिस्ट्रेशन कराने की, सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है। तो उसको किसके पास रजिस्टर कराना है, उसको सेबी के पास तो रजिस्टर कराना ही नहीं है। सेबी के पास किसको रजिस्टर कराना है, अभी बताया, एफआईआई और एफपीआई वालों को, ठीक है। क्यूएफआई ऑलरेडी क्वालिफाइड है, वो क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर है, तो उसको सेबी के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो उसको किसके पास जाने की जरूरत है, एन इंडिविजुअल ग्रुप और एसोसिएशन और रेजिडेंट इन अ फॉरेन कंट्री दैट इज कंप्लायंट विद FATF, दैट इज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स स्टैंडर्ड, and also a signatory to International Organization of Securities Commission's multilateral MOU, that is Memorandum of Understanding। मतलब कि उसको एक तो FATF के स्टैंडर्ड वो मीट कर रहा हो, दैट इज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, आपका होमवर्क है। आपको पता हो शायद, आई थिंक ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान स्टिल इज इन द ग्रे लिस्ट ऑफ FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में पढ़ा होगा आपने, है ना। and also a signatory to the International Organization of Security Commission Multilateral MOU, ठीक है। उसके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो सिक्योरिटी कमीशन की, उसके MOU का भी साइनेटरी होना चाहिए। दो QFI आर आल्सो अ पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, ये भी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ही होते हैं, शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं। येट इन कंटेक्स्ट विद इंडिया QFI डज नॉट इंक्लूड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और सब अकाउंट्स एज पर द रेगुलेशन, ठीक है। It means foreign individual group firm can directly invest in the Indian stock market like any normal citizen without requiring the sub account with FII। मतलब उसको, जैसे मैंने आपको बताया ना कि अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट करनी होती है, अगर आपको, अगर आप फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो तो आपको पहले सेबी के पास रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर हो, आपने ऑलरेडी FATF के नॉर्म्स फॉलो अप कर रहे हो, आप ऑलरेडी साइनेटरी हो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन के, ठीक है, तो आपको जरूरी नहीं है कि जरूरी क्या, इनफैक्ट मतलब है ही नहीं, आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हो स्टॉक मार्केट में बिना किसी रजिस्ट्रेशन के, बिना कोई सब अकाउंट बनाए, ठीक है। डीमैट अकाउंट वगैरह बनाने होते हैं तो उसकी जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। इट मींस फॉरेन इंडिविजुअल ग्रुप और फर्म कैन डायरेक्टली इन्वेस्ट इनटू द इंडियन स्टॉक मार्केट like any normal citizen without requiring the sub account with the FII। okay, FATF के बारे में पढ़ना आपका होमवर्क है। बट फर्स्ट ही हैज टू ओपन अ डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट होता है जिसको डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट बोलते हैं इन शॉर्ट, ठीक है। इसमें आपके सारा शेयर्स का पूरा दिया पांचा होता है, ठीक है। एंड अ ट्रेड अकाउंट विद अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट लाइक इंडियन सिटीजन, ठीक है। भारतीय नागरिक की तरह उसको भी एक डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा, एक ट्रेड अकाउंट खोलना पड़ेगा, ठीक है। अब डीमैट अकाउंट क्या होता है वो बता देते हैं आपको। डीमैट अकाउंट क्या होता है सर, अभी बताते हैं आपको। पहले आपको एक बार क्यूएफआई के बारे में थोड़ा सा और ज्ञान दे देते हैं। ये जैसे मैंने आपको बताया कि क्यूएफआई शैल मीन अ पर्सन रेजिडेंट इन अ country that is compliant with FATF, that is Financial Action Task Force standards, and that is a signatory to International Organization of Security Commission (IOSCO) multilateral MOU। Okay, and such person is not resident in India, वो भारत का नागरिक नहीं होना चाहिए पहली बार। and such person is not registered with SEBI as foreign institution investor or sub account। ओके, तो ध्यान रखना इस चीज का। उसके बाद बताते हैं आपको डीमैट अकाउंट क्या होता है। डीमैट अकाउंट क्या होता है सर, डीमटेरियलाइज्ड, डीमैट मींस डीमटेरियलाइज्ड, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन यू परचेज अ शेयर, सपोज करो आपने रिलायंस कंपनी के शेयर परचेज किए, यू डोंट गेट पेपर सर्टिफिकेट, आपको पेपर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगी, आपको डीमैट अकाउंट बना होगा आपका, ठीक है। तो इसके बीच में आपके शेयर आ जाएंगे। सपोज करो आपने 100 शेयर खरीदे, 100 शेयर खरीदे तो इसके आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे, ठीक है। बट
those shares get electronically transferred to your demat account in the depository. हाँ, इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में आते हैं, मतलब जैसे आपके पेटीएम में होते हैं यार पैसे। अब पेटीएम आपको कोई पैसे करता है तो आपके हाथ में कोई पैसे थोड़ी आते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर हो जाते हैं ना आपके अकाउंट में, पेटीएम में या इनफैक्ट गूगल पे में। ठीक है, आप यूज करते होगे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, है ना, तो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर हो जाते हैं। सिमिलरली ये जो डीमैट अकाउंट बना होगा ना आपके फोन वगैरह में, ठीक है, उसमें आपकी एप्लीकेशन में आ जाएगा कि हाँ आपके 100 शेयर ट्रांसफर हो गए हैं, या आपके आपने ये शेयर बाय किए हुए हैं, आपके ये वर्चुअली, हाँ बिल्कुल सही बात, वर्चुअली। जैसे वो बचपन में बोलते थे ना, वो मारियो की गेम होती थी, मारियो की गेम खेली आप सभी ने, मारियो की गेम होती थी, तो जैसे मारियो जाता था तो जैसे ही ईंट के ऊपर सिर मारता था तो उसमें से वो क्या निकलती थी, गोभी निकलती थी ना, गोभी, गोभी निकलती थी। अब गोभी लेके मारियो बड़ा हो जाता था, मारियो की हाइट बड़ी हो जाती थी, है ना, और सिक्के भी निकलते थे। तो वो सिक्के क्या हैं, वर्चुअली सिक्के हैं, ठीक है, वो असली में नहीं गोभी मिल रही है आपको, या सिक्के असली में नहीं मिल रहे, समझे। तो सिमिलरली व्हेन यू परचेज शेयर्स यू डोंट गेट पेपर सर्टिफिकेट, आपको पेपर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा कि भाई साहब आपने रिलायंस की शेयर खरीदे हैं तो आप लोगों को दिखाते फिरो, ठीक है, नहीं। बट दो शेयर्स गेट इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर्ड, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर्ड टू योर डीमैट अकाउंट, वो डीमैट अकाउंट में आएंगे, ठीक है, इन द डिपॉजिटरी। नाम ही क्लियर है ना, डीमैट, डीमटेरियलाइज्ड, मतलब मटेरियलिस्टिक फॉर्म में नहीं, फिजिकल फॉर्म में नहीं होंगे, ओके। Meaning your shares are not in physical paper or material form but electronic format, electronic format में होंगे। No fear of theft, कोई आपको चुरा नहीं सकता, पेटीएम के पैसे कोई नहीं चुरा सकता, है ना, सिंपल सी बात है। मिसप्लेसमेंट और डिले इन ट्रांसफर, कोई देरी नहीं होती, सिंपल है। डीमैट, नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू ओपन अ डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट कैसे खोला जाता है? सबसे पहले आपको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट खरीद ढूंढना पड़ेगा जो डीमैट अकाउंट खुलवाता है, देख लेना आपके आसपास भी होंगे कहीं। आपकी वो केएफसी फॉर्मेलिटीज पूरी करेगा, नो योर कस्टमर नॉर्म्स, ठीक है, उंगली उंगली लगाएगा, आधार कार्ड वगैरह चेक करेगा, वेरिफिकेशन परफॉर्म करेगा, एक्वायर बेनिफिशियरी ओनर आइडेंटिटी, आईडी कार्ड वगैरह ये सब देखेगा, ओके। सिंपल है, कोई खास मुश्किल नहीं है। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा आपको? पर्सनल डिटेल्स भरनी पड़ेंगी, बैंक की डिटेल्स, ठीक है ना, अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं, आईडी वगैरह, ई साइन योर फॉर्म, ई साइन होते हैं, ई सिग्नेचर होते हैं, एक एक्सेस योर डीमैट अकाउंट, उसके बाद आप एक्सेस कर सकते हो अपना डीमैट अकाउंट। सिंपल सी बात है, दोबारा से समझाते हैं डीमैट अकाउंट की कहानी शुरू कहां से हुई थी। डीमैट अकाउंट की कहानी शुरू हुई थी सर, आप सपोज करो आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हैं, ठीक है, अब शेयर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एनएसडीएल दो ही हैं बस सिर्फ हमारे इंडिया में, एनएसडीएल और सीडीएसएल, अभी बता रहे हैं, उसके बाद उसके ऊपर आते हैं हम लोग। सिर्फ क्या कहते हैं, सपोज आपको शेयर खरीदने हैं तो उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट बनवाना पड़ेगा। डीमैट अकाउंट बनवाने के लिए आपको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट खरीदना ढूंढना पड़ेगा। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का क्या काम होगा, आपको क्या कहते हैं, डीमैट अकाउंट की डिटेल्स वगैरह भरवाएगा आपसे, आपकी जो जनरल इंफॉर्मेशन है वो करके आपका डीमैट अकाउंट खुलवा देगा, ठीक है। उसमें आपके सारे शेयर्स वगैरह जो भी हैं सारा हिसाब किताब आ जाएगा। सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। उसके बाद आता है सर आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन होता है, ठीक है, वही है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट प्रोवाइड करेगा सर्विस ऑफ ओपनिंग अ डीमैट अकाउंट टू द इन्वेस्टर। आप इन्वेस्टर हो, वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, वो आपको एक तरह से सर्विस प्रोवाइड करेगा कि भैया हमारे यहाँ डीमैट अकाउंट खुलता है, ठीक है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इज द एजेंट ऑफ डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी मतलब यानी वो गल्ला, यानी वो डीमैट अकाउंट, ठीक है, उसका एजेंट है एक तरह का। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इज एन इंटरमीडियरी, एक तरह का इंटरमीडियरी है बिटवीन द डिपॉजिटरी एंड द इन्वेस्टर्स, ठीक है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट शुड बी रजिस्टर्ड विद सेबी, इसको सेबी के साथ रजिस्टर होना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और ऑर्गेनाइजेशन होल्ड्स द सिक्योरिटी फॉर ट्रेडिंग, उसको जो ऑर्गेनाइजेशन होगी जिसमें वो काम कर रहा है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, उसके पास क्या कहते हैं क्या कहते हैं, ट्रेडिंग का वो होना चाहिए, लाइसेंस वगैरह, ओके। सिंपल सी बात है। डिपॉजिटरी क्या होती है, वही यार इलेक्ट्रॉनिक लॉकर ऑफ शेयर, वही जो डीमैट अकाउंट बताया आपको मैंने, इलेक्ट्रॉनिक लॉकर ऑफ शेयर, इट इज लाइक अ बैंक लॉकर वेयर सिक्योरिटीज दैट इज शेयर्स आर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक दैट इज डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म, डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में शेयर्स पड़े होंगे उसमें, सिंपल सी बात है।
इन इंडिया देयर आर ओनली टू डिपॉजिटरी, दो तरह की डिपॉजिटरी है। एक तो है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, दैट इज एनएसडीएल, एंड द सेकंड वन इज सीडीएसएल, दैट इज सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। याद रखना है इनके नाम, आपसे पूछ सकता है। दो डिपॉजिटरीज हैं, यानी दो ही इलेक्ट्रॉनिक गल्ले हैं जिसमें आपके शेयर्स जो हैं इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में रखे जा सकते हैं। पहला है सर एनएसडीएल, दूसरा है सीडीएसएल। वेरी सिंपल। उसके बाद है सर आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के बारे में लिखे हैं। सिमिलरली अभी बताया मैंने यार, आर लाइक बैंक ब्रांचेस वेयर शेयर्स इन फिजिकल फॉर्म नीड आर डिपॉजिटेड फॉर कन्वर्टिंग देम इनटू द इलेक्ट्रॉनिक दैट इज डीमैट फॉर्म एंड ईमेल इट टू द डिपॉजिटरी। सिंपल सी बात है। आप डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट पे गए, आपने अपने सारे कागजात इसको दिए, आप क्या हो, आप इन्वेस्टर हो। डिपॉजिटरी पार्टी आपने कहा कि भैया मैंने रिलायंस के शेयर खरीदे हैं, ये खरीदा है, वो खरीदा है, XYZ, ठीक है। ये इसको इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में कन्वर्ट करके इसमें डाल देगा, डिपॉजिटरी में डाल देगा, ठीक है, जिसको क्या बोलेंगे, डीमैट अकाउंट। ओके, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, डीमैट अकाउंट। ओके, इसमें क्या पड़े होंगे आपके, इसमें आपके पड़े होंगे शेयर्स। शेयर्स किस फॉर्म में पड़े होंगे, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पड़े होंगे, याद रखना, इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में पड़े होंगे, यानी वर्चुअल फॉर्म में पड़े होंगे शेयर्स। ओके जी, एनएसडीएल फॉर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड सीडीएसएल इज फॉर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। आपको इस तरह स्टॉक मार्केट के बारे में वो ज्यादा अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, जस्ट रिमेंबर दीज नेम्स। ओके, नो नीड टू ड्वेल सो मच। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट सर आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के बारे में वही दोबारा दोबारा बता रखा है, वैसे मैंने डाल दी थी स्लाइड। एजेंट ऑफ डिपॉजिटरी, इंटरमीडियरी बिटवीन डिपॉजिटरी एंड इन्वेस्टर्स, ठीक है, और रजिस्टर विद सेबी। वी आर एक्टिंग एज सिक्योरिटी ट्रांसफर एजेंट्स एंड सर्विसिंग द इन्वेस्टर्स। वेरी सिंपल। Who can be depository participant? कौन कौन डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बन सकता है? In terms of Depository Acts 1996 और SEBI Regulation Act 1996, only the following entities are eligible to become a depository participant। मतलब कौन इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर कर सकता है आपके शेयर्स को, किसको हक है? एक तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, दूसरे बैंक्स इंक्लूडिंग अप्रूव्ड फॉरेन बैंक्स, ठीक है, कस्टडियंस, स्टॉक ब्रोकर्स। मूवी देखना है यार, वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट, अगर शायद पहले भी बताई थी, वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट, WWS, बहुत जबरदस्त मूवी है, स्टॉक मार्केट के ऊपर है, दिल खुश हो जाएगा। अकेले में देखना और ईयरफोन लगा के देखना, ठीक है, किसी के सामने मत देखना, सिर्फ अडल्ट्स के लिए है वो मूवी, ठीक है। एक यार मूवी देखना नो बॉडी, और अगर वो मिल जाए तो मेरे को जो बंदा शेयर करेगा ना, मैं यार उसको रिवॉर्ड दूंगा सीरियसली। एक मूवी है 2020 की, मेरे को वो मूवी कोई ला के दे देगा ना, मेरे को लिंक बता देगा, मैं उसका बहुत ज्यादा थैंकफुल होऊंगा यार। प्लीज अगर कोई बच्चा है तो ये मूवी नोबडी, इसका पहले ट्रेलर देखना, बहुत जबरदस्त ट्रेलर है, बहुत जबरदस्त। शायद मैंने व्हाट्सएप पे डीपी भी लगाई हुई है उसकी, उस मूवी की। मूवी का नाम है नोबडी। जो मेरे को ये मूवी लाके देगा, मतलब कहाँ पे है ये मूवी, ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म पे है या लिंक भेज देना, जिसको बच्चे हो या तुम लोगों को पता होता है, क्योंकि हम लोग भी तुम्हारी उम्र में थे तो हमें सब पता होता है कि किस तरह क्रैक करनी है ये वेबसाइट्स वगैरह, ठीक है। मूवी बहुत जबरदस्त है। मूवी एक्चुअली एक बंदे के ऊपर है जिसकी फैमिली इनफैक्ट उसके आसपास सराउंडिंग में उसको लोग अंडर एस्टिमेट करते थे कि ये बंदा कुछ नहीं कर सकता, मतलब ऐसी है, मतलब बेकार सा बंदा है। तो उसको ना फिर बहुत ज्यादा मतलब हर्ट होता है एक टाइम पे, कुछ टाइम बाद हर्ट होता है, तो फिर उसको गुस्सा चढ़ता है, तो फिर वो शो करता है अपनी असली एक्शन। तो मूवी बहुत जबरदस्त है, ट्रेलर बहुत जबरदस्त है, इनफैक्ट मूवी भी मैंने जिस जिसको दिखाया ट्रेलर, दे कीप आस्किंग मी कि मेरे को इस मूवी का वो भेजो, लिंक भेजो, तो मेरे को भी देखनी है। तो जिसको भी ये मूवी का मिले तो प्लीज सेंड मी दिस थिंग। ओके, एनीवेज, तो हम इसकी बात कर रहे थे कि इन टर्म्स ऑफ हु कैन बी अ डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट, तो उसको वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हो सकता है, बैंक्स इंक्लूडिंग अप्रूव्ड फॉरेन बैंक,
custodian, stockbrokers, a clearing corporation or a clearing house of a stock exchange, non-banking financial companies, NBFCs, or registered to an issue or share transfer agent. ठीक है, so that's end up for the today's class. क्या कह रहे हो आप? Watch any show, भी देख लेना सर.